नमस्कार दोस्तों और स्वागत है डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट के एक और ख़ास एपिसोड में जहां हम क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझने वाले हैं। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनीष। और आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही ख़ास सरप्राइज़ है। हम आज टोकनॉमिक्स का रहस्य उसकी बहुत ही गहराइयों के साथ समझने वाले हैं। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, रिलैक्स हो जाइए और चलिए इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ। और इस सफ़र में हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे दोस्त और गाइड अपूर्वा। अपूर्वा, स्वागत है आपका इस शो में। धन्यवाद मनीष। मैं काफ़ी उत्सुक हूँ टोकनॉमिक्स पर बात करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है क्रिप्टो करेंसीज और टोकन्स के लिए। अपूर्वा, हमें भी बहुत खुशी है कि आप यहाँ पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। और हमारे पास खुलासा करने के लिए तो बहुत बड़ा ट्रेजर है। अम, क्या आप एक आसान सी भाषा में हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं कि ये टोकनॉमिक्स भला क्या है? बहुत ही सिंपल है। क्रिप्टो करेंसी या टोकन की जो इकोनॉमिक्स होती है जी। उसको कहते हैं टोकनॉमिक्स। यानी टोकन प्लस इकोनॉमिक्स इक्वल्स टू टोकनॉमिक्स। ये तो बड़ा ही रोचक है। तो लगता है जैसे कि डिजिटल दुनिया में फाइनेंस एक एडवेंचर जैसा हो रहा है। लेकिन क्या हमारे सुनने वाले लिसनर्स के लिए टोकनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है या कुछ और बातें हो सकती हैं इसमें? इसमें क्या स्टेक्स क्या हैं? तो आप ये समझिए कि टोकनॉमिक्स इज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप मान लो कि एक एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट है या प्रोटोकॉल है या पूरी की पूरी ब्लॉकचेन है। उसकी वैल्यू डिटरमाइन करने में बहुत बड़ा हाथ प्ले करता है टोकनॉमिक्स। तो इसकी वजह से टोकनॉमिक्स समझना और जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझ लो कि अगर आपने कोई पैसे निवेश किए हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टोकनॉमिक्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और टोकनॉमिक्स के दो पहलू होते हैं बड़े बड़े। एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई, राइट। तो ये जानना और इसे समझना बड़ी गहराई से बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये जो पर्चियों का अर्थशास्त्र, हाँ जिसे जी। मैं बोलूँगा टोकन का इकोनॉमिक्स, टोकनॉमिक्स, अम, थोड़ा सा और इसमें अगर आप किस तरीके की होती है, कितने प्रकार होते हैं इसके, थोड़ा और इसको गहराई से, अगर, क्योंकि हम तो गहराई में उतरने वाले हैं, हमने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था अपने लिसनर्स को कि आज हम इसमें गहराई में जाएंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्क्रीन शेयर करते हैं और जी। हम जाते हैं एक वेबसाइट पर। ओके। तो ये वेबसाइट आप गांठ मार के या बुकमार्क करके अपने जहन में, अपने कंप्यूटर पर या अपने फ़ोन पर इसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसका नाम है कॉइन गेको। कॉइन गेको। ये coingecko.com अद्भुत वेबसाइट है। यहाँ पर इतना डाटा मिलता है आपको। क्या आपको अगर आप सिर्फ ये वेबसाइट को समझ ले, इसका चप्पा चप्पा खोज ले, राइट, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई भी टोकन की या क्रिप्टो करेंसी की बहुत ही अद्भुत हो सकती है। अपूर्वा, ये जो वेबसाइट है ये मुझे क्रिप्टो का ब्लूमबर्ग टर्मिनल लग रहा है। मनीष, एक मानो में आप बिल्कुल सही है, लेकिन ये उससे भी और ज़्यादा है। क्योंकि ब्लूमबर्ग टर्मिनल पर, क्योंकि वो हमारे सेंट्रलाइज फाइनेंस का पार्ट है, राइट। तो कई चीज़ें होती है जो यहीं पर भी इजीली मिलती नहीं है, राइट। यहाँ पर हर डाटा मिल जाता है आपको, कोई भी टोकन का या क्रिप्टो करेंसी का। तो क्योंकि ये विकेंद्रित है, ये डिसेंट्रलाइज है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखता है कि हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टोटल मार्केट कैप कितना है, 1.32 ट्रिलियन, जी। राइट। बिटकॉइन डोमिनेंस 51% है। तो ये मार्केट कैप के अंदर 51% वैल्यू जो है वो बिटकॉइन की है
और 16% वैल्यू इथेरियम की है। और बाकी जो भी क्रिप्टो करेंसी या टोकन्स है वो मिलाकर बाकी के आप समझ लो 33% होती है। तो क्रिप्टो इथेरियम में दम है, बाकी सब पानी कम है। हाँ जी। तो उसका एक लॉजिकल रीज़न भी है ना कि ये सबसे पुरानी ब्लॉकचेन है, राइट। तो उनका डेवलपमेंट भी ज़्यादा हुआ है, लोग भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पर वैल्यू भी ज़्यादा है। ये दर्शाता है, ये जो रेशियो है ये वो भी दर्शा रहा है। तो आगे चलकर ये चेंज हो सकता है, हमें नहीं पता। बट ये स्नैपशॉट हमें अब ये पॉइंट पर ये बता रहा है कि डोमिनेंस 67% बिटकॉइन और इथेरियम का है। चलिए मनीष, आगे बढ़ते हैं, टोकनॉमिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे यानी 10,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो लिस्टेड है, राइट। हम हर किसी में नहीं जाएंगे, हम शुरू करते हैं बिटकॉइन से, राइट। तो अगर आप बिटकॉइन को क्लिक करते हैं तो ये आपको लेकर आता है बिटकॉइन के पेज पर। तो ये आपको तीन चीज़ें दिखाता है राइट साइड पर। सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी मार्केट में हाल में कितनी बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। तो टोकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम सप्लाई क्या है और सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है। अगर मैक्सिमम सप्लाई बहुत ज़्यादा है और सर्कुलेशन कम है, यानी कि मार्केट में और टोकन आने वाले हैं, तो ये डिमांड सप्लाई की जो हमने बात की पहले, वहाँ पर ये शुरू हो जाता है कि डिमांड तो है लेकिन अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डिप्रिशिएट हो सकता है, राइट। और अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो अप्रिशिएट हो सकती है वैल्यू। तो ये बहुत ही मोटा मोटा सिंपल तरीके से समझाने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर भी काफ़ी वेरिएशन होते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं अपने एक स्पेसिफिक पॉडकास्ट में, लेकिन आप क्या बहुत ही संक्षेप में टोकन्स को एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पे टोकनॉमिक्स की बात करना है। आपने अभी टोकन को यूज़ भी आपने बोला कि यहाँ पे टोकन्स की टोकन्स आने वाले हैं। तो अगर आप बहुत जल्दी से संक्षेप में टोकन्स को एक्सप्लेन कर दें और फिर आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। मनीष, क्या करते हैं हम, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर हम संक्षेप में टोकनॉमिक्स की टोकन की बात करते हैं, राइट। तो कोई भी कॉइन के ऊपर जब आप जाते हो तो यहाँ पर एक टैब है जो हमें दिखाता है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी की या टोकन की टोकनॉमिक्स क्या है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो समझ लो टोकन क्या है, टोकन की टोकनॉमिक्स क्या है। तो ये हमने मोटा मोटा कॉइन गेटो के माध्यम से आपको और सुनने वालों को जागरूक किया है कि आप कहाँ जाकर ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस टोकन्स की बात करने के लिए, राइट। तो जैसे सबसे पहले सप्लाई की बात करते हैं। जी। तो टोकन की सप्लाई का मतलब ये होता है कि टोकन टोटल मार्केट में कितनी आ सकती है, नंबर वन। दूसरा है सर्कुलेटिंग सप्लाई। इसका मतलब है कि मार्केट में कितनी टोकन ऑलरेडी लोगों के पास होल्डिंग में है, यानी वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है या नहीं, वो डिटरमाइन करता है। तीसरा मैक्स सप्लाई। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितनी टोकन इजाद हो सकती है, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया है, राइट। तो यहाँ पर टोकन को बनाने के लिए मशक्क़त नहीं लगती है। एक माउस क्लिक करते हो 1 लाख टोकन बन जाएगी, 1 करोड़ टोकन बन जाएगी, 10 करोड़ बन जाएगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम क्या है, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई ये निर्णय लेता है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है।
तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक वर्जन जो है टोकनॉमिक्स के, तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपने अभी सप्लाई की बात करी, जी हाँ। इसमें क्या थोड़ा सा इसकी हमें थोड़ा सा और स्नीक पीक दे सकते हैं सप्लाई के बारे में? जी बिल्कुल। तो कई प्रकार के सप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि अगर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, राइट, और काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी वीसी जिसे हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, उन्होंने फंड किया है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, डेवलप करने के लिए, या कोई और इन्वेस्टर है खुद ने पैसे लगाए हुए हैं, तो टोकन की जो टोटल वैल्यू नंबर्स होते हैं, मान लो कि 1 मिलियन टोकन है, राइट, तो उसके अंदर ये जानना ज़रूरी है कि अर्ली इन्वेस्टर्स या फाउंडर्स के पास कितने % टोकन है। जी। दूसरा प्रश्न ये आता है कि या तो वो उसके बाद मान लो कि 20% टोकन टोटल इन्वेस्टर और फाउंडर्स के पास है, यानी 80% टोकन कम्युनिटी के लिए, राइट। तो ये बाकी के 80% कैसे दिए जाएंगे? क्या ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लॉन्च किए जाएंगे? लोग खरीद सकते हैं, लॉन्च पैड पर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जानना महत्वपूर्ण है। मान लो कई बार ये होता है कि 50% टोकन लॉन्च पैड पर दिए गए, 20% इन्वेस्टर और फाउंडर के हो गए, तो बाकी बचे 30% जिसको यूज़ किए जाएंगे लिक्विडिटी पूल में, क्योंकि आखिर आपको लिक्विडिटी भी बनानी है प्रोजेक्ट के लिए जी। जिससे लोग आकर ट्रेडिंग कर सके, राइट। तो ये मोटे मोटे अलग अलग स्वरूप है सप्लाई के, और इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि मान लो कि अगर इसका बिल्कुल ही विपरीत हो गया है, इसका मतलब है कि मान लो कि 60% टोकन इन्वेस्टर और फाउंडर के पास है, 20% टोकन बाहर बेचे गए नॉर्मल लोगों के पास, तो बहुत ही मुमकिन है कि जब वेस्टिंग पीरियड यानी जो लॉकिंग पीरियड होता है इन्वेस्टर का या फाउंडर का, वो 12 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, वो जब खुलता है तो वो आपके ऊपर यानी रिटेल के ऊपर डंप कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने, फाउंडर ने तो प्रिटी मच फ्री में टोकन बनाए, हालांकि उन्होंने टाइम दिया है, 1 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकता है प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, और उन्होंने कोई कॉस्ट नहीं ली, बट उनको भी घर चलाना होता है, उनको भी मंथली एक्सपेंस EMI पे करने होते हैं, तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे? जैसे ही उनकी टोकन खुलती है तो उनको कैश आउट करना होता है। जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने भी बहुत सस्ते दाम में टोकन खरीदे थे, तो वो भी डंप कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि टोकन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, वो भी सप्लाई का पार्ट है, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म क्या है। उससे आप क्या कर सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि टोकन मार्केट में खुलने वाली है इन्वेस्टर की और फाउंडर की, तो चांसेस आर कि ये डंप हो सकती है और प्राइस गिरेगी या टूटेगी। इसी तरह इसका विरुद्ध हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कम टोकन इन्वेस्टर के पास है और फाउंडर के पास है, और सब 80% टोकन ऑलरेडी मार्केट में है, इसका मतलब और कोई टोकन आ नहीं सकते। तो अगर इन्वेस्टर या फाउंडर टोकन बेच रहे हैं तो वो अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं, तो अच्छा। ये शायद बुलिश भी हो सकता है प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सप्लाई सेगमेंट हो गया। बिफोर हम अगला, तो बिफोर या तो अभी हम सप्लाई पे ही रुकते हैं, थोड़ा सा इसका खेला मुझे हल्का सा समझ में आया है, और आई एम श्योर कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी ये सप्लाई की जो निटी-ग्रिटीज़ हैं इनको समझ में आ रहा होगा। ये जो हमारे जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं
और जो उनके जो टोकन्स के जो एलोकेशंस हैं वो कैसे इस पजल में कैसे फिट होते हैं? तो मनीष, ये इसी तरह फिट होते हैं जैसे अगर उन्होंने फंडिंग की है प्रोजेक्ट के लिए, अर्ली इन्वेस्टर्स ने, तो उनको एक नॉर्मल ऐसा कोई रूल बुक नहीं है, बट अमूमन आम तौर पर हमें ये देखने को मिलता है कि उनके टोकन वेस्टेड होते हैं। इसका मतलब है कि लॉक है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। तो जितना कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का ज़्यादा होता है, उनका ड्यूरेशन उतना लंबा होता है, और उसके बाद वो कैश आउट करने के लिए उनके पास टोकन्स होती है। तो ये भी आपको कॉइन गेको पर, जब भी आप कोई करेंसी पर या टोकन का इकोनॉमिक्स में जाते हो, तो वहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ होता है कि अलोकेशन क्या है और टोकन कैसे अनलॉक होने वाले और कब अनलॉक होने वाले। तो आपको समझ में आ जाता है कि सप्लाई बढ़ने वाला है और कब बढ़ने वाला है। तो आप सतर्क हो जाइए कि ये एक डंप हो सकता है या एक बुलिश फैक्टर भी हो सकता है। तो ये तो देखिए इसका खेल मुझे थोड़ा सा समझ में आया सप्लाई का, लेकिन जो अगला जो थोड़ा सा एडवांस सवाल वो ये है कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स और उनके जो टोकन के एलोकेशंस होते हैं वो इस सप्लाई के पजल में कैसे फिट होते हैं? तो मनीष, अमूमन ये देखा गया है कि अर्ली इन्वेस्टर जब टोकन खरीदते हैं तो बहुत ही सस्ते दामों में उनको मिले हुए होते हैं। आम तौर पर जैसे मैंने बताया, वो लॉकअप पीरियड के अंदर लॉक होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है इन्वेस्टर को, मेरे आपके जैसे, हमारे सुनने वालों के जैसे, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। तो इसे कॉइन गेको पर, जैसे टोकनॉमिक्स का जो टैब है उसके अंदर ये सब लिखा हुआ होता है कि अर्ली इन्वेस्टर के कितने टोकन है, लॉकअप पीरियड क्या है, कब खुल रहे हैं, कब मार्केट में आएंगे। तो ये जानकारी काफ़ी आवश्यक हो जाती है इन्वेस्टर के लिए। तो ये वैसी ही बात होगी जैसे जब रोलर कोस्टर के दरवाजे खुलते हैं। तो हमारे लिसनर्स को इन एलोकेशंस और अनलॉक शेड्यूल्स के बारे में कैसे पता चलेगा? कई बार ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है, बट अमूमन हमने देखा है कि जो भी पब्लिश किए गए प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉइन गेको जैसी वेबसाइट पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो जैसे आप अभी बात कर रहे थे सेंट्रलाइज वर्जन, ब्लूमबर्ग टर्मिनल की जो बात कर रहे थे, हमें शेयर्स के एलोकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत इजीली नहीं मिलते हैं। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है जानने के लिए कि भाई पहले तो ये समझना कि शेयर्स कितने हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये हमें कॉइन गेको के माध्यम से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की है यहाँ पे, मतलब आप अगर जो बोल रहे हैं कि जितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज नहीं है, एक ही किसी इंसान के पास मैक्सिमम होल्ड नहीं है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका रिस्क फैक्टर वहाँ पे कम हो जाता है। जी बिल्कुल सही कहा। डंपिंग का, मार्केट में डंपिंग का। हाँ, तो जब आप सेम यही एनालिसिस आप कॉइन गेको पर जाकर बिटकॉइन का देखोगे या इथेरियम की खुद की टोकन के देखोगे, तो आपको देखेगा कि लाखों की मात्रा में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कोई एक प्लेयर इसको डोमिनेट नहीं कर सकता मार्केट को, क्योंकि ये इतना विकेंद्रीकृत हो चुका है। जी, बहुत ही शानदार जानकारी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। इससे पहले कि हम इस सप्लाई के हिस्से को रैप अप करें, और मेरे ख्याल से आपने काफ़ी कुछ कवर कर भी लिया है, लेकिन ये जो सप्लाई का जो पार्ट है उसमें कुछ एडवांस डिटेल्स जैसे टोकन लॉन्चेस, एमिशन रेट्स वगैरह, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था तो उसको ये टर्म्स आए थे, तो अगर उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें तो बड़ा अच्छा होगा। तो जैसे एमिशन रेट का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क को चलाने के लिए एनर्जी यूज़ की जाती है, राइट? कम्यूटेशन पावर यूज़ होता है।
जी। हम फिर से इथेरियम का उदाहरण लेंगे। उसका मैक्सिमम सप्लाई नहीं है, 120 मिलियन टोकन है, लेकिन ये बढ़ सकती है। तो कैसे बढ़ेगी? तो एमिशन रेट होता है जो वैलिडेटर, जो ब्लॉकचेन को सुरक्षित रखते हैं और चलाते हैं, आपके मेरे जैसे लोग, तो वो जो एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज नेटवर्क को मेंटेन करने में दे रहे हैं, उसके बदले में उनको फीस मिलती है इथेरियम में ही, और उसको कहा जाता है एमिशन रेट। ओके। तो तो ये एक आपका जो प्रश्न था एमिशन रेट क्या है, उसकी बात की। दूसरा, जो कोई नया प्रोजेक्ट है, अगर वो लॉन्च हो रहा है, उनको भी फंड्स चाहिए। तो फंड्स कई तरह के हो सकते हैं, या तो स्टेबल कॉइन्स में रेज कर सकते हैं, या तो इथेरियम में रेज कर सकते हैं, या तो बिटकॉइन में रेज कर सकते हैं। तो उसको आपको पूरी जानकारी लेने के लिए आपको ट्विटर पे होना, जैसे हमारे एक एपिसोड में हमने बताया था, जी। सोशल सोशल मीडिया ट्रायो, टेलीग्राम, ट्विटर और डिस्कॉर्ड, वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कई नए प्रोजेक्ट के बारे में। आप कितना फॉलो करते हो, आप कितना रिसर्च करते हो, उससे आपको जानकारी, माहिती मिलती है कि टोकन लॉन्च कब हो रहा है। तो आप उसमें अगर आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है और आपको रिस्क लेना है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। उसे टोकन लॉन्च कहता है। तो टोकन लॉन्च भी हो सकता है कि हम किसी आने वाले और एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। कई प्रकार के टोकन लॉन्च भी होते हैं। जी। समय कम है हमारे पास और बहुत कुछ कवर करना है। चलिए अब डिमांड के हिस्से की तरफ चलते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो डिमांड, एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं। प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी टोकोनॉमिक्स खराब है, तो वैल्यू टोकन होल्डर्स को कभी नहीं मिलेगी। और अगर प्रोजेक्ट ठीक ठाक है, लेकिन टोकोनॉमिक्स बहुत ही बढ़िया है, तो वो प्राइस अपनी मेंटेन कर सकता है, क्योंकि डिमांड मेंटेन रहेगी। तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना, स्निपबिट या सिंपलिस्टिक वर्जन है डिमांड का। डिमांड के कई पहलू है, शायद आपका आने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। तो उस पहलू के बारे में बात कर सकते हैं, अगर जी हाँ, आपको मैं कुछ यही और नहीं पूछने पूछना। वाला, हाँ नहीं नहीं, मैं यही पूछने वाला था कि जो टोकन्स हैं उनका डिमांड पर किस तरीके का असर पड़ता है? तो अमूमन डिमांड 3 या 4 प्रकार की मोटी मोटी डिमांड होती है। सबसे पहली जो टोकन की डिमांड होती है, वो हो सकती है एनुअल परसेंटेज रेट, जिसे हम एपीआर कहते हैं, जी। जो स्टेकिंग के बदौलत एमिशन मिलता है, राइट। जी। तो अभी फिर से हम इथेरियम का उदाहरण लेंगे। अगर आप अपना इथेरियम स्टेक करते हो, एक इथेरियम, आधा इथेरियम, 0.1 इथेरियम, कोई भी मात्रा में, अगर आप अपना छोटा सा पोर्शन भी इथेरियम का स्टेक करते हो, 0.1, आधा, एक, उसके ऊपर आपको स्टेकिंग इंटरेस्ट मिलता है। जैसे टर्म डिपॉजिट होती है, अपनी डिपॉजिट होती है, तो स्टेक करने से आपको इंटरेस्ट मिलता है। 3 से 4% जो इंटरेस्ट मिलता है वो इथेरियम में ही मिलता है। अच्छा। तो अगर आपने इथेरियम स्टेक कर दिया, तो 4% का एपीआर है, एनुअल परसेंटेज रेट। तो आपको 4% आपकी डिपॉजिट पर इथेरियम में ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक इसकी वजह से, क्योंकि इथेरियम आज की डेट में बड़ी मूल्यवान और अट्रैक्टिव टोकन है, क्रिप्टो करेंसी है, माफ़ करना। तो अगर आपने इथेरियम लेकर रखे है, तो कुछ नहीं किया है, तो अच्छा है कि स्टेक कर दो, क्योंकि आपको 4% रिटर्न मिल रहा है एनुअली। तो ये जी। एक पहलू हो गया डिमांड का, एपीआर। दूसरा जो है वो है यील्ड जनरेशन। ये एपीआर से रिलेटेड ही है।
तो आप मान सकते हो कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट में जाकर सिर्फ डिपॉजिट किया है, जैसे हमने डिसेंट्रलाइज बैंक की बात की थी, आवे, राइट? तो वहाँ पर जाकर अगर आपने इथेरियम सिर्फ डिपॉजिट किए हुए और लोग काफ़ी इथेरियम बोरो कर रहे हैं, तो आपको 3%, 4%, 5%, 6% भी यील्ड मिलेगा। तो ये दूसरा रीज़न है जो डिटरमाइन करेगा कि डिमांड कितनी है। समझ रहे हो? तीसरा पहलू ये भी हो सकता है कि इसकी यूटिलिटी क्या है। कई प्रोजेक्ट्स, कई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो अपना रेवेन्यू जो अर्न करते हैं प्रोजेक्ट का, उसका 20%, 30%, कई बार 70% तक वो टोकन होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू हो जाता है डिमांड के लिए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट अगले 3, 5, 10 साल में बढ़ने वाला है तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा, तो वो रेवेन्यू टोकन होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो एक और यूटिलिटी हो जाती है टोकन की। तो ये भी डिमांड डिटरमाइन कर सकता है। और चौथा जो पहलू है, बड़े बड़े 4 जो पहलू है, उसमें आखिरी पहलू है गवर्नेंस, वोटिंग राइट। तो ये वोटिंग राइट बहुत ही मूल्यवान हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। तो टोकन होल्डर्स के पास काफ़ी पावर आ जाता है ये तय करने के लिए कि ये कोई भी प्रोजेक्ट की दिशा क्या हो सकती है। तो ये 4 मोटे मोटे कारण हैं, या पहलू कह सकते हैं डिमांड के, जो तय कर सकते हैं कि टोकन की प्राइस क्या हो सकती है। एक्चुअली आपने जो मेरा अगला सवाल था वो शायद इसमें ही कवर हो गया है आपके आंसर में, कि जो मैं पूछने वाला था कि इसका एस्टिमेशन का सबसे बेहतरीन तरीका जो है टोकन्स का, टोकन्स की डिमांड का, उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। तो बड़ा अच्छा आपने समझाया। और आगे बढ़ते हैं। तो अपूर्वा, ये बताइए कि अगर टोकनॉमिक्स ही खराब हो तो क्या हो सकता है? तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इंडस्ट्री में है, स्पेशली पिछले 3-4 साल में। क्योंकि जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया फल रही है, फूल रही है, फैल रही है, तो टोकनॉमिक्स सिर्फ निवेश करने वालों के लिए नहीं, फाउंडर्स के लिए भी एक चैलेंज है उसको जी। जानना, समझना कि कौन से डायनामिक्स बेहतरीन रहेंगे कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। तो कई बार अगर प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन टोकनॉमिक्स ख़राब हो, तो उसका आपको लाइव इम्पैक्ट दिखेगा टोकन की प्राइस में। तो प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, रेवेन्यू भी बन रहा है, लेकिन टोकनॉमिक्स ख़राब होने की वजह से प्राइस अप्रिसिएशन नहीं होगा और टोकन होल्डर्स बोर होकर डंप कर देंगे, तो वैल्यू प्रोजेक्ट की बिल्कुल गिर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि टोकनॉमिक्स जानना फाउंडर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स बिल्डर्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट को अच्छे टोकनॉमिक्स की बहुत ही आवश्यकता होती है। जैसे निवेश करने वाले नॉर्मल मेरे आपके जैसे यूज़र्स को भी अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा टोकनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सक्सेसफुल टोकन के लिए। बहुत बढ़िया। मैं इसको एक छोटे से अपने शब्दों में अगर मैं समझने की कोशिश करूं, और एक लेमैन की हैसियत से, तो अगर आपको क्रिप्टोज के का जो दुनिया है, इसमें अगर आपको आना है, अगर आपको इसमें एक्सप्लोर करना है, तो देखना है, तो जो टोकन्स हैं उनकी इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, टोकनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने बड़े अच्छे रेफरेंसेस दिए, उन वेबसाइट्स पे जाना, उनको जिन जिन टोकन्स में हमको इंटरेस्ट है, जिन क्रिप्टोज में हमको इंटरेस्ट है, उसकी जो उनकी इकोनॉमिक्स है, उनकी जो निटी ग्रिटीज़ हैं, जो उनकी डिटेल्स हैं,
उसका जो एक्सपेंशन है, सप्लाई डिमांड, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये मेरा निचोड़ रहा इस एपिसोड का। आप क्या बोलते हैं कि मेरी समझ सही रही या मैं थोड़ा सा बहक गया हमेशा की तरह? मनीष, आप टू द पॉइंट है। वाकई में ये ही निचोड़ था, यही हमारा ध्येय था हमारे सुनने वालों को और आपको समझाने का कि आप इसको बिल्कुल ही लाइटली ना लीजिए। और इसके साथ ही मैं फिर से अपना डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। हम आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी या टोकन लेने की सलाह नहीं दे रहे, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस हम नहीं दे रहे। अगर आपको कोई भी निवेश करना हो तो अपना रिसर्च कीजिए या किसी प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। ये सिर्फ टूल्स है जो हमने आपको बताए, जो आपको रिसर्च करने में मदद करेंगे। धन्यवाद अपूर्वा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका साथ के लिए, और हमारे लिसनर्स का भी जो हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिवार वालों के पास जाएं, भाई बहनों के पास जाएं, उनसे शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और उम्मीद है कि ये सफ़र में आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। इस चैनल पर दी गई जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। हमेशा अपना रिसर्च करो और प्रोफेशनल कंसल्टेंट की सलाह लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले।